So, hello friends, and welcome to all on my YouTube channel स्टडी कंसेप्ट क्लियर। तो दोस्तों, आज आप और मैं यानी प्रदीप कुमार मिलकर डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी ये जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ ये NCERT बेस्ड है। क्लास 10th हिस्ट्री की NCERT बेस्ड ये टॉपिक है और इसमें जो आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट, ये हम बिल्कुल NCERT के बेसिस पे ही देखेंगे। तो आज ये जो हम रॉलेट डिस्कस करेंगे ये 10th क्लास के जो स्टूडेंट इस साल 10th के में हैं CBSE बोर्ड, उनके लिए तो ये कोर्स का एक हिस्सा है। सेकंड, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो UPSC की कर रहे हों या UPPCS की कर रहे हों या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की, अगर उनके सिलेबस में हिस्ट्री है और वो भी NCERT बेस्ड हिस्ट्री पूछी जानी है तो उनके लिए ये टॉपिक और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको रॉलेट एक्ट के बारे में और इसका क्या इफ़ेक्ट था, क्या इम्पैक्ट था इंडिया में, क्या इसमें हुआ, ये सारी चीज़ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक रॉलेट एक्ट। तो ये रॉलेट एक्ट था क्या, हम उसे देखते हैं। देखिए, रॉलेट एक्ट था क्या, हम पहले उसे देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए रॉलेट एक्ट जो था वो पास कब हुआ था, तो मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। किसके द्वारा? इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कहाँ है? ये ब्रिटेन में थी। वहाँ पर इन्होंने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया। अब देखिए, उस वक्त हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, तो इंडिया के लिए जो भी कानून बनते थे वो कौन बनाते थे? ब्रिटिशर्स बनाते थे। सारे के सारे कानून कहाँ बनते थे? ब्रिटेन में बनते थे और इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था। अब एक कानून जो बना था रॉलेट एक्ट, ये किसके रिकमेंडेशन पे बना था? तो ये बना था रॉलेट कमीशन के रिकमेंडेशन में। अब ये रॉलेट कमीशन जो था उसके हेड कौन थे? तो सर सिडनी रॉलेट। तो उन्हीं के नाम पर सर सिडनी रॉलेट, तो रॉलेट के नाम पर ही रॉलेट कमीशन बना और इस रॉलेट कमीशन ने जो लॉ बनाया एक्ट बनाया, लॉ बनाया, उसको पास कराया, एक्ट बना, वो एक्ट किसके नाम से जाना गया? रॉलेट एक्ट के बारे से नाम जाना, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो बनाया गया था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर था। हुआ यूँ था कि ब्रिटेन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था तो उसने कई ढेर सारे ऐसे लॉ बनाए थे, जैसे कि टैक्स बढ़ा देना और इंडियंस को ज़बरदस्ती यूथ को आर्मी में एडमिट कर देना, रिक्रूट कर देना और भी अनेक तरह के ऑपरेसिव टाइप के लॉ बनाए थे, जिससे क्या होता था, लोगों की आवाज़ को दबाने का उन्हें एक बहुत अच्छा जरिया मिल गया था। और इसी को वो जो वार टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 था, इसी को वो क्या करना थे, एक परमानेंट लॉ में बदलना चाहते थे कि अगर ये परमानेंटली ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर हमें किसी चीज़ की दिक्कत ही ना रह जाए। इसी को देखते हुए उन्होंने ये रॉलेट एक्ट बनाया। अब ये जो रॉलेट एक्ट बन गया तो इसमें प्रोविजंस क्या डाले गए? अब देखिए, प्रोविजंस हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए, जो 3 ऐसे प्रोविज़न डाले गए जो इंडियंस के बिल्कुल ही खिलाफ थे। पहला क्या था कि अगर कोई भी एक्टिविस्ट, यानी कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नेशनल मूवमेंट की या ब्रिटिश के खिलाफ बात करे, उसको तुरंत डिटेन करो, यानी कि उसको गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो, बिना किसी ट्रायल के, ना ही कहीं मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ना ही कुछ, और सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल दो। पहला ये था। दूसरा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर प्रेस, यानी प्रेस में क्या लिखा जाएगा
और क्या नहीं लिखा जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो गवर्नर जनरल डिसाइड करेगा। और तीसरा क्या था? जो रिवोल्यूशनरी पावर थे यानी जो क्रांतिकारी थे उन लोगों को भी कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कुछ करो कि उनके किसी को भी रिवोल्यूशनरी टैक्टिक्स में फंसा दो और उसके बाद उस पर क्या करो, उस पर जेल में डाल दो ताकि हर तरह से ये चीज़ों को दबा दें। अब उस वक्त क्या था, जब ये सब कानून बन रहा था तो उस वक्त हमारे कुछ इंडियंस भी उस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, जैसे मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग क्या थे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। तो इन्होंने क्या किया? इस एक्ट के यानी इस बिल के विरोध में वोट किया, इसके अगेंस्ट में वोट किया, पर इनकी संख्या कम थी तो ये एक्ट पास हो जाता है और इंडियंस के ऊपर लागू करने के लिए भेज दिया जाता है। अब आगे क्या होता है कि जब ये एक्ट बनता है तो इसके विरोध में इंडिया में मास स्ट्राइक होने शुरू होते हैं, यानी कि लोग इसका पूरी तरह से अपोज करना स्टार्ट करते हैं। जब अपोज करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे आगे कौन आते हैं? महात्मा गांधी। वो क्या करते हैं? महात्मा गांधी इस एक्ट को क्या नाम देते हैं? वो इस एक्ट को नाम देते हैं ब्लैक एक्ट। देखिए, महात्मा गांधी कॉल्ड दिस एक्ट एज ए ब्लैक एक्ट। अब महात्मा गांधी अब इस एक्ट के विरोध में एक मास मूवमेंट करने की तैयारी करते हैं। तो होता क्या है, गांधी जी ऑर्गेनाइज क्या करते हैं? सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज करते हैं और पूरे नेशन वाइड यानी पूरे देश में हर जगह हड़ताल और स्ट्राइक करने की बात करते हैं। और क्या कहते हैं? सिविल डिसोबीडियंस, एक तरह से सिविल डिसोबीडियंस की तरह इसको किया जाए, यानी कि सरकार की बातों को मानने से मना किया जाए। और जब ये सारी प्लानिंग हो चुकी होती है तो एक डेट डिसाइड किया जाता है। कौन सा डेट? 6 अप्रैल 1919। ये डेट डिसाइड किया जाता है कि 6 अप्रैल 1919 को इस एक्ट को लॉन्च किया जाए, यानी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह को लॉन्च किया जाए इस एक्ट के विरोध में। पर होता क्या है, उससे पहले ही 6 अप्रैल से पहले ही देश में कई जगह लार्ज स्केल पर वायलेंट प्रोटेस्ट, यानी कि क्या होता है, गांधी जी अहिंसात्मक तरीके से यानी हड़ताल और स्ट्राइक के रूप में रॉलेट एक्ट का विरोध करना चाहते थे, यानी कि रॉलेट सत्याग्रह चलाना चाहते थे। और डेट क्या डिसाइड करते हैं? 6 अप्रैल 1919। पर उनके ऑफिशियल डिक्लेरेशन से पहले ही देश में कई जगहों पर वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, यानी हर जगह खून खराबा और मार तो फोड़ चालू हो जाती है। और इसके मेन सेंटर्स कौन से होते हैं? दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, और सबसे अधिक अफेक्टेड जो होता है वो होता है पंजाब, यानी पंजाब एरिया जो होता है यहाँ पर वायलेंट सबसे ज़्यादा वायलेंट तरीके से इस प्रोटेस्ट को इस एक्ट का विरोध किया जाता है। अब उसके बाद होता है जलियांवाला बाग नरसंहार, ये इसी एक्ट के विरोध में होता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, जलियांवाला बाग की कहानी के पीछे की कहानी को थोड़ा हम समझते हैं। होता क्या है कि अभी हमने देखा कि पंजाब में बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अब वायलेंट प्रोटेस्ट होगा तो क्या करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट? पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा देती है। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ होता है कि पूरे एरिया को आर्मी के अंडर में दे देना और वहाँ सारा नियम कानून अब किसके अंडर में चला जाता है? आर्मी के अंडर में। आर्मी अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे वहाँ डील करे और जनरल डायर को पूरा कमांड पंजाब का दे दिया जाता है। मार्शल लॉ लगा के पूरा कमांड किसके अंदर में डाल दिया जाता है? जनरल डायर के अंदर में डाल दिया जाता है। अब क्या होता है, अब थोड़े इसके पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं कि जनरल डायर के अंडर में कमांड चला गया है और मार्शल लॉ लग चुका है।
और हमने क्या कहा था, 6 अप्रैल से पहले ही प्रोटेस्ट वायलेंट तरीके से स्टार्ट होता है। अब आती है तारीख 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को क्या होता है कि 2 लीडर, एक सफेदुन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है इस एक्ट के तहत। जब इनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो 10 अप्रैल को इनके अरेस्ट के अगेंस्ट में कई जगह वायलेंट प्रोटेस्ट होता है, जिसमें कुछ अंग्रेज मारे जाते हैं। उस वायलेंट प्रोटेस्ट में क्या होता है, कुछ अंग्रेज मारे जाते हैं। ठीक, अब जब ये हो रहा होता है तब होता क्या है, अब आगे कहानी ये है कि देखिए 9 तारीख को अरेस्ट हुआ, 10 तारीख को वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ। अब आती है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को क्या रहता है, बैसाखी। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि पंजाब में बैसाखी बहुत इम्पॉर्टेंट त्यौहार है वहाँ के लिए। अब ये जो बैसाखी होता है तो उस दिन जलियांवाला बाग में, ये एक गार्डन का यानी पार्क का नाम है जलियांवाला, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। कुछ तो लोकल, कुछ तो वहाँ के अलग अलग जगहों से लोग आके वहाँ इकट्ठा होते हैं, और उसमें कुछ लोकल लीडर्स भी रहते हैं जो एक छोटी सी प्रोटेस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। बहुत छोटे लेवल की, ये बहुत बड़े लेवल का नहीं होता है, पर ज़्यादा संख्या किनकी होती है, जो लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने वहाँ आते हैं। अब ये बात किसको पता चलती है, जनरल डायर को। जनरल डायर क्या करता है, अपने साथ एक सेना की टुकड़ी लेके आता है, और वो जो एग्ज़िट पॉइंट होता है, एक ही वहाँ एग्ज़िट है और एक ही एंट्री पॉइंट है और एक ही एग्ज़िट पॉइंट है, तो वो उसी पॉइंट पे वो अपनी सेना की छोटी सी टुकड़ी को खड़ा करता है और उस अनआर्म्ड क्राउड यानी उस निर्दोष और निहत्थे भीड़ पे ओपन द फायर और गोली चलाने का क्या करता है, ऑर्डर दे देता है। और उसकी जो सेना टुकड़ी थी वो लगभग 1600 राउंड गोलियां चलाती है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं और उस भगदड़ में कई लोग घायल होते हैं। अब ब्रिटिश अथॉरिटी क्या करती है, जब चेक करती तो कहती है कि 379 लोग मारे गए थे और लगभग 1000 के आसपास घायल हुए थे। पर जब इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है तो वहाँ कांग्रेस भी अपनी एक कमेटी बनाती है और उसकी एस्टीमेट क्या कहती है कि 1500 के आसपास इंजर्ड हुए थे और 1000 के आसपास मारे गए थे लोग इस जलियांवाला बाग में, जिसके जिम्मेदार कौन थे, जनरल डायर। अब हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग के बाद क्या होता है, इतने बड़े इंसिडेंट के बाद। तो अब जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है तो उसके बाद क्या होता है कि हर जगह अब देश में इस जलियांवाला बाग के विरोध में, और रॉलेट एक्ट का विरोध तो था ही था, हर जगह क्या होता है, स्ट्राइक्स होते हैं और लोग और पुलिस के बीच में क्लैशेज होते हैं, जिससे और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया जाता है। अब ये जब इतना ज़्यादा वायलेंट रूप से जब प्रोटेस्ट हो रहा है और जलियांवाला बाग और रॉलेट सत्याग्रह दोनों एक साथ हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस पूरे को दबाने के लिए बहुत ही ब्रूटल रिप्रेशन मेथड्स अपनाती है। और उस मेथड्स में वो क्या करती है, इतना ज़्यादा ब्रूटल करती है कि जो सत्याग्रही या एक्टिविस्ट पकड़े जाते हैं उनसे ज़मीन पर उनकी नाक रगड़ाई जाती थी, उन्हें ज़मीन पर क्रॉल करके चलने को मजबूर किया जाता था, और जो भी साहब वगैरह होते थे उनको सलाम करवाया जाता था, और यहाँ तक कि जूतों पर सर रखवाए जाते थे। इतने ब्रूटल तरीके से इस पूरे मूवमेंट को दबाने की कोशिश की जाती है। और जब इतना ज़्यादा हिंसा फैलती है और इतना ब्रूटल तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार होता है तो ये सब गांधी जी से बर्दाश्त नहीं होता है, और वो क्या करते हैं, वो इस पूरे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं कि अब इस मूवमेंट को यहीं पर रोक दिया जाए, ताकि और लोगों की जानें ना जाएं और लोगों के साथ और ज़्यादा दुर्व्यवहार ना हो। और अंग्रेज़ क्या करते हैं,
वो जलियांवाला बाग की इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाते हैं। कौन सी कमेटी? हंटर कमेटी बनाते हैं। अब ये जो हंटर कमेटी ये बनाते हैं, ये हंटर कमेटी जब ये जलियांवाला बाग की जांच करती है तो वो क्या जनरल डायर को निर्दोष साबित घोषित करती है और बिना किसी पेनाल्टी के या डिसिप्लिन एक्शन को उनको छोड़ दिया जाता है और उनको क्या कहा जाता है? अंग्रेज़ों की नज़र में जनरल डायर क्या हो जाते हैं? निर्दोष साबित होते हैं। और यहाँ पर रॉलेट सत्याग्रह कॉल ऑफ कर दिया गया गांधी जी द्वारा। तो ये इतनी कहानी थी रॉलेट एक्ट की। कब से स्टार्ट होती है? 1919 मार्च में। और जलियांवाला बाग कांड कब होता है? 13 अप्रैल को। ठीक है, उसके पीछे कहानी समझ में आया और यहाँ पर कैसे ये कॉल ऑफ किया गया, किन कंडीशंस में, गांधी जी द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। थैंक यू। अब फिर मिलते हैं अगली क्लास में कि इसके बाद क्या कहानी के बारे में। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। थैंक यू।